अब हम देखने वाले हैं सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न। और आप जानते हो सामान्य विज्ञान से जुड़े हुए प्रश्न आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए अभी सबसे ज़्यादा यदि फोकस स्टेट स्पेशल के बाद किसी पर किया जा रहा है तो सबसे ज़्यादा फोकस आपके इसी सेक्शन पे किया जा रहा है, सामान्य विज्ञान के। क्योंकि सामान्य विज्ञान के जो प्रश्न हैं वो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। प्रत्येक परीक्षा में यदि हम देखें तो सामान्य विज्ञान के जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। तो सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को हल्के में नहीं लेना है, मैथ के प्रश्नों को हल्के में नहीं लेना है। तो सामान्य विज्ञान और मैथ का ये जो सेक्शन है, जो ये कॉम्बिनेशन बनाया गया है 3 in 1 या 2 in 1 सीरीज का, इसको आपको सफल बनाना है। तो चलिए एक एक करके अब हम प्रश्नों को देखते हैं। सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है इसको समझने की जरूरत है। पहला प्रश्न कह रहा है, कथन इसमें है एक कारण है, विटामिन बलवर्धक तत्व। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या बोला जा रहा है, विटामिन बलवर्धक तत्व हैं जिनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। क्या बोला जा रहा है, विटामिन बलवर्धक तत्व हैं जिनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। दूसरा कारण इसमें क्या कह रहा है, विटामिन हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। और कथन और कारण दोनों को देखकर आपको जवाब देना है। चलिए जवाब दीजिएगा कि इसका कौन सा विकल्प सही होगा। चलिए अब यहाँ पे यदि आप देखोगे तो पहला क्या कह रहा है, विटामिन बलवर्धक तत्व हैं जिनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। दूसरा कारण क्या कह रहा है, विटामिन हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। तो विटामिन के बारे में जब आप पढ़ते हो तो विटामिन कभी भी बैक्टीरिया को मारकर, या जो फंगस होते हैं, बैक्टीरिया, विषाणु, कवक, इनको नहीं मारता है। तो कहीं ना कहीं जो कारण है वो तो गलत है। रही बात कथन की, तो विटामिन बलवर्धक तत्व तो हैं जिनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। तो इसका यदि हम देखें तो सही उत्तर सी विकल्प हो जाएगा, क्योंकि ए सही है और आर जो है वो गलत है। ठीक है, तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बैक्टीरिया हो गए, विषाणु हो गए, कवक हो गए, इनको मारता कौन है, तो आपको बता दें श्वेत रुधिराणु। नोट कर लीजिएगा, जो शरीर में आपके श्वेत रुधिराणु होते हैं यही होते हैं जो बैक्टीरिया या कवक या जो इस प्रकार के हानिकारक तत्व होते हैं, इस प्रकार के विषाणु होते हैं, उनको मारते हैं। तो याद रखिएगा, श्वेत रुधिराणु जो है इस काम में योगदान देते हैं। श्वेत रुधिराणु का नाम आपको याद रखना है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि आपसे पूछा जा सकता है कि किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है, हार्मोन माना जाता है। तो याद रखिएगा, विटामिन डी जो होता है उसको हार्मोन माना जाता है। और कल मैंने आपको विटामिन डी का रासायनिक नाम बताया था, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल नाम आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें, जब बात आप दूध की करते हो तो दूध में क्या विटामिन मिलता है? जी हाँ, दूध में विटामिन मिलता है। कौन से विटामिन मिलते हैं दूध में? तो दूध में आपको B1 विटामिन मिल जाएगा, B2 विटामिन मिल जाएगा, B6 विटामिन मिल जाएगा और B12 विटामिन मिल जाएगा। तो दूध में भी विटामिन मिलते हैं, यह भी याद रखना है। गलतफहमी नहीं रखनी है कि दूध में विटामिन नहीं मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए। दूसरा कह रहा है, सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होनी चाहिए। तीसरा कह रहा है, मानव शरीर कोशिकाएं किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती हैं। तीसरा कह रहा है, आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति से न्यूनता रोग उत्पन्न होते हैं। बताएं इसका कौन सा उत्तर सही होगा। और आप जानते होंगे एक अलसी का नाम आपने सुना होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अलसी आपकी परीक्षा के लिए भी और आपकी शरीर के लिए भी, आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए भी। क्यों? क्योंकि अलसी में जो है वो ओमेगा 3 वसीय अम्ल मिलता है। क्या मिलता है? अलसी में ओमेगा 3 वसीय अम्ल पाया जाता है। यह भी आपको याद रखने की जरूरत है। चलिए बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कौन से कथन सत्य हैं। तो मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए, एकदम सत्य है। दूसरा कह रहा है कि सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होनी चाहिए, एकदम सत्य है।
तीसरा कह रहा है मानव शरीर कोशिकाएं किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं करती हैं। आपको बता दें मानव शरीर की जो कोशिकाएं हैं केवल आवश्यक वसीय अम्लों का संश्लेषण नहीं करती हैं, और इस आधार पे आपका ये वाला कथन गलत हो जाता है। चौथा क्या कह रहा है कि आवश्यक वसा अम्लों की उपस्थिति से न्यूनतम रोग उत्पन्न होते हैं, निश्चित रूप से इससे रोग उत्पन्न होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका जो सही उत्तर है 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 मतलब बी विकल्प आपके लिए सही उत्तर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा क्या है। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा क्या है, बताएं। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त मात्रा क्या है। देखो सामान्य क्रियाशील महिला की बात करें तो सामान्य क्रियाशील महिला के लिए जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है वो 45 से 46 ग्राम होती है। ठीक है, 45 से 46 ग्राम। अब यहाँ पे जो 45 से 46 ग्राम है, याद रखिएगा शब्द प्रयोग किया गया है सामान्य क्रियाशील महिला के लिए। ठीक है, और सामान्य क्रियाशील महिला के लिए जब हम बात करते हैं तो उसको वसा कम से कम 20 ग्राम चाहिए। ठीक है, 20 ग्राम उसको प्रतिदिन वसा की जरूरत होती है। वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, इसके साथ साथ कैल्शियम और आयरन की भी इसको ज़रूरत होती है। जहां कैल्शियम की बात करें 400 मिलीग्राम कैल्शियम इसको चाहिए। ठीक है, कितना चाहिए, 400 मिलीग्राम कैल्शियम कितना चाहिए महिला को, कैल्शियम चाहिए 400 मिलीग्राम। ठीक है, यदि आपसे बात किया जाए आयरन कितना चाहिए, तो आयरन यदि हम बात करें तो 30 मिलीग्राम आयरन चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें आपको पता होगा कि यदि यही प्रश्न हम बोल दें कि दूध पिलाने वाली महिला मतलब जिसके पास नवजात शिशु हो, उस महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त मात्रा कितनी है, प्रतिदिन उसको कितनी प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है ऐसे कंडीशन में महिला को 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। सामान्य महिला को 45 ग्राम, लेकिन यदि कोई महिला दुग्धपान भी कराती है तो उसको 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि दूध, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है दूध की, तो आपको बता दें दुग्धपान की बात हो रही है तो लैक्टोज जो है वो उसकी मात्रा जो है दूध में आपको देखने को मिलती है, और लैक्टोज जो है कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण कारक होता है दूध में मिठास का, यह भी आपको पता होना चाहिए। प्रोटीन के संयोजन में यदि आपसे बात किया जाए कि प्रोटीन के संयोजन में कौन कौन से तत्व भाग लेते हैं, तो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, गंधक, फास्फोरस और आयोडीन, ये सभी के सभी कहीं ना कहीं प्रोटीन के, आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं प्रोटीन के संयोजन में भाग लेते हैं। इसको बताएं। सामान्य क्रियाशील महिला हो गया ये प्रश्न, इसको बताइएगा। यहां पे 2 सूचियां दी हुई हैं विटामिन की, और दूसरी सूची यहां पे दी हुई है उनके विभिन्न नामों को लेकर। अब इसमें से आपको अपने उत्तर का चुनाव करना है। चलें बताएं। यहां पे विटामिन B1 को क्या कहते हैं। विटामिन B1 की यदि हम बात करें तो याद रखिएगा विटामिन B1 को कहते हैं थायमीन। क्या कहते हैं, विटामिन B1 को कहते हैं थायमीन। विटामिन B2 को क्या कहते हैं, विटामिन B2 को कहते हैं रिबोफ्लेविन। ठीक है, B2, विटामिन B2 को कहते हैं रिबोफ्लेविन। विटामिन B12 की यदि बात करें तो विटामिन B12 का जो नाम आता है, विटामिन B12 को बोलते हैं कोबालामाइन। ठीक है, इसके बाद विटामिन B6 है, विटामिन B6 को बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये मैचिंग आप कर लीजिएगा। चलो, तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब इसमें आपको बता दें तो आपसे परीक्षा में कई बार एक प्रश्न पूछा जाता है कि अल्फा कैरोटीन क्या है। अल्फा कैरोटीन क्या है, विटामिन है, प्रोटीन है, तो याद रखिएगा अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है। और अल्फा कैरोटीन याद रख लीजिएगा, अल्फा कैरोटीन जो प्रोटीन है ये मिलता कहाँ पे है, ये त्वचा में मिलता है। तो याद रखिएगा अल्फा कैरोटीन नामक जो प्रोटीन है ये त्वचा में उपस्थित होता है। त्वचा के अतिरिक्त सींग हो गए, नाखून हो गए, मतलब मनुष्यों की तो नाखून में हो सकता है, जानवरों की सींग में भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो त्वचा में होता है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ आप जानते हो
कि अभी हमने दूध की बात किया था, ठीक है, दुग्धपान की बात किया था, तो आपको पता होगा कि दूध में जो प्रोटीन होता है, दुग्ध में भी प्रोटीन होता है, तो दूध में जो प्रोटीन मिलता है उसको पचाने के लिए एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं रेनिन। याद रखिएगा, दूध का जो प्रोटीन होता है, दुग्ध प्रोटीन, उसको पचाने के लिए एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं रेनिन। ये भी आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि दूध का रंग सफेद होता है कैसे, तो आपको पता होगा कैसीन की वजह से दूध का रंग सफेद होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि कैसीन की वजह से दूध का रंग सफेद होता है, यह भी आपको पता होना चाहिए, फैक्ट है। दूसरा, रेनिन आपको पता होगा दुग्ध प्रोटीन को पचाने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है, ये महत्वपूर्ण एंजाइम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न देखते हैं। इसको बताएं, गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण निम्न में से किसकी उपस्थिति है? गाय का जो दूध होता है वो हल्का पीले कलर का होता है। जैसे अभी आपने देखा कि सामान्यतः दूध सफेद होता है, किसके कारण? कैसीन के कारण। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है जो गाय का दूध होता है ये पीला होता है, तो गाय का दूध हल्का पीला क्यों होता है, किसके कारण होता है, ये आपको बताना है। चलें, गाय का दूध है हल्का पीला किसके कारण होता है? देखा, हमने देखा कैसीन के कारण दूध का कलर जो है ये सफेद होता है। पीला किसके कारण होता है ये आपको बता दें, तो कैरोटीन के कारण पीला होता है। याद रखिएगा, कैरोटीन के कारण पीला होता है, कैसीन के कारण जो है ये आपका रंग दूध का सफेद होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें कि दूध खराब भी होता है, और आप जानते हो जब दूध खराब होता है तो उसके लिए भी एक बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है। तो दूध को खराब होने के लेकर जो बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है उसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। क्या बोलते हैं? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। और लैक्टोबैसिलस नामक जो बैक्टीरिया है ये दूध के खराब होने के कारण, दूध के खराब होने का जिम्मेदार जो है ये बैक्टीरिया है। दूध में मिठास भी होती है, कहाँ से? लैक्टोज के कारण दूध में मिठास होती है, यह भी आपको पता होना चाहिए। लैक्टोज के कारण दूध में मिठास होती है। तो अब आप स्वयं ही बता दीजिए जितने फैक्ट दूध से संबंधित बताए गए हैं, यदि दूध से संबंधित कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बनता है इस संदर्भ में, तो क्या आप गलत करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जानकारी जो इसके संदर्भ में होनी चाहिए वो आपको बताई गई है। अब आगे हम देखते हैं मैथ के प्रश्नों के, और मैथ के 5 से 6 प्रश्न हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। अब उनकी चर्चा हम यहां पर करेंगे। तो चलिए मैथ के प्रश्नों को देखते हैं। मैथ से संदर्भित प्रश्नों की अब हम चर्चा करने वाले हैं, और मैथ का एक प्रश्न आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से पहले पढ़ना है। कोई भी मैथ का प्रश्न हम देखते हैं सबसे पहले हमें ध्यान से पढ़ना है। कल भी मैंने आपको बताया था कि मैथ के प्रश्न तभी हल हो सकते हैं जितने आराम से हम पढ़ेंगे और जितने फ्री दिमाग से, फ्री माइंड से जितना हम पढ़ेंगे उतने अच्छे से हम मैथ के प्रश्नों को कर पाएंगे। यदि हम हड़बड़ाहट में पढ़ेंगे तो मैथ के प्रश्नों को हम सही से नहीं कर पाएंगे। तो याद रखिएगा, मैथ के प्रश्नों को बहुत ही शालीनता से पढ़ना है, बहुत ही आराम से पढ़ने की जरूरत है। क्या बोला जा रहा है? कोई श्रमिक अपने घर से श्रमिक होगा फैक्ट्री तक। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न का ये नहीं देखना है कि बहुत बड़ा प्रश्न लग रहा है। कोई श्रमिक अपने घर से फैक्ट्री तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर अपनी फैक्ट्री में 3 मिनट विलंब से पहुंचता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह फैक्ट्री 7 मिनट पहले पहुंचता है। फैक्ट्री से उसके घर की दूरी क्या है? देखो, 2 कंडीशन यहाँ पे बताई गई हैं। एक कंडीशन बताई जा रही है कि व्यक्ति जब एक निश्चित चाल से जाता है तो लेट पहुंचता है। दूसरी बात, व्यक्ति चाल बढ़ा देता है तो वह जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि दूरी क्या है। ठीक है, फैक्ट्री की दूरी क्या है? आपको एक सूत्र मैंने बताया था, समय बराबर दूरी बटा चाल। कल मैंने बताया था, सबसे महत्वपूर्ण है और हमेशा इसी रूप में ज़्यादातर ये लगता भी है, समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक, हमने मान लिया तुरंत कि व्यक्ति के घर से जो फैक्ट्री की दूरी है वो x किलोमीटर है। ठीक है, हमने मान लिया वो x किलोमीटर है, और जैसे ही हमने माना x किलोमीटर है तो पहले कंडीशन में हम यदि हम देखें तो पहले कंडीशन में जब ये 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है तो इसको समय कितना लगेगा? तो इसको यदि हम समय देखें, पहले कंडीशन में यदि हम समय देखें तो यहाँ पे समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी हमने मान लिया x किलोमीटर,
चाल यहाँ पे दी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब पहली बार जो इसको समय लगा वो x/5 लगा। अब हम दूसरे कंडीशन पे जाते हैं। दूसरे कंडीशन पे यदि हम देखें तो यहाँ पे समय निकाल लेंगे, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी सेम है, चाल यहाँ पे बढ़ गई है यहाँ पे 6 किलोमीटर, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। अब दो समय हमें पता चल गया, ठीक है। एक समय पहला वाला है जहाँ पे 3 मिनट देरी से पहुँचता है, दूसरा समय है जहां पे ये 7 मिनट पहले से पहुंचता है। अब दोनों कंडीशन यहां पर आपको पता चल गई। अब इसमें यदि आप देखोगे तो आप ऐसा कह सकते हो कि मान लीजिए उस व्यक्ति को फैक्ट्री तक पहुंचने में जो सामान्य दिनों में समय लगता था, व्यक्ति को फैक्ट्री तक पहुंचने में जो सामान्य दिनों में समय लगता था वो t था, ठीक है। मान लिया सामान्य दिनों में व्यक्ति जो है वो t समय में पहुंचता था, तो पहले कंडीशन के आधार पर यदि हम देखें तो ये जो समय लगा है x/5 बराबर ये किसके होगा, सामान्य दिनों में t समय लगता था, लेकिन अब क्या हुआ है, पहले शर्त में 3 मिनट देरी से पहुंचा है, मतलब पहले जो t समय लगता था, पहले जो t समय लगता था उसमें से हमें 3 मिनट घटाना है, तब आज के पहले कंडीशन के बराबर होगा। अब इसमें यदि हम देखें घटाना है कि जोड़ना है, देखिए पहले क्या था, समय से पहुंचता था, अब देरी से पहुंच रहा है, तो पहले वाले में जोड़ना पड़ेगा, मतलब 3 मिनट को तुरंत घंटे में बदल दीजिए, क्योंकि सारी चीजें घंटे में दी हुई हैं, तो इसको 3/60 आप लिख सकते हो। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 3। कैसे कि पहले समय सामान्य दिनों में मान लिया t लगता था, वर्तमान समय में लगा है x+5, तो ये बराबर कब होगा, जब सामान्य दिनों के समय में 3 मिनट हम और जोड़ देंगे, एक्स्ट्रा देंगे, तब होगा, ठीक है। इसी तरह से दूसरे कंडीशन में, इसमें आप देखोगे x/6 = t प्लस यहाँ पे 6/60 हो गया, प्लस होगा कि माइनस होगा, क्योंकि अब क्या है, जल्दी पहुंच जा रहा है, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों को हल कर लेना है। हल करने का मतलब क्या है, समीकरण 3 में से 4 को घटा देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। जिनको घटाना नहीं आता है सिंपल सा बता दे रहा हूं, x/5 - x/6 = t से t कैंसिल हो गया, क्योंकि एक प्लस रहेगा एक माइनस ऋण चिन्ह लगेगा, बाकी 3/60 और धन 6/60 जोड़ दोगे तो 9/60 आ गया। तो कहने का मतलब है ये आपका, यदि हम ऐसे देख लें तो ये आ गया x/5 - x/6 = 3 और 6 9/60 है, इसको 3 त्रिका 9, 3/20, यहाँ से आ गया 6×5, ये आपका आ जाएगा 6x - 5x मतलब x/30 = 3/20। तो यहाँ से एक शून्य से एक शून्य कट गया, 3 त्रिका 9, x बराबर 9/2, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि सबसे पहले हमें समझने की क्या जरूरत है, दो कंडीशन दी हुई है इस प्रश्न में। एक कंडीशन में कह रहा है व्यक्ति जो है वो पहले पहुंच जाता है, एक में कह रहा है व्यक्ति लेट पहुंचता है। जब लेट पहुंचता है तो उसकी चाल कम होती है अपेक्षाकृत जब जल्दी पहुंचता है तो, ठीक है। हमने मान लिया कि सबसे पहले ऑफिस से या फैक्ट्री से घर की दूरी x किलोमीटर है, साथ ही साथ हमने यह भी मान लिया कि फैक्ट्री से घर की जो दूरी x किलोमीटर है उसके अतिरिक्त मान लीजिए सामान्य दिनों में उसको ये t समय लगता था, जब वो एकदम राइट टाइम पे पहुंचता था तो उसको t समय लगता था, ठीक है। उस आधार पे फिर हमने पहला कंडीशन लिया और दूसरा कंडीशन लिया, दोनों का अंतर निकाल लिया, जो आएगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। कैलकुलेशन में कहीं गलतियां होती हैं तो आप करेक्ट कर सकते हो। इसको बताएं 160 किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा ये भी प्रश्न कुछ ना कुछ उसी तरीके का है। 160 किलोमीटर दूरी पर स्थित A और B दो स्थानों से दो कारें एक दूसरी की तरफ प्रस्थान करती हैं। दोनों कारें एक ही समय 8:10 पर प्रस्थान करती हैं। यदि कारों की गति प्रति घंटे क्रमशः 50 किलोमीटर और 30 किलोमीटर हो तो एक दूसरे में पहुंचने में कितना समय लगेगी। बोला जा रहा है एक स्थान A है, एक स्थान B है, और A और B जो स्थान है इन दोनों स्थानों के बीच मान लीजिए हमने x किलोमीटर है दोनों स्थानों की दूरी। अब एक कार A से B की तरफ शुरू हो रही है, एक कार B से A की तरफ शुरू हो रही है। तो ऐसी शर्त में जब दोनों एक ही दिशा में आती हैं, एक ही दिशा का मतलब एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हैं, मतलब एक दूसरे के समीप आ रही हों,
जब समीप आ रही होती हैं तो सापेक्ष चाल जुड़ जाती है। तो सबसे पहले सापेक्ष चाल जब यहाँ पे निकालोगे तो सापेक्ष चाल मतलब ए की चाल और बी की चाल जुड़ जाएगी। ए की चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, बी की चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये आ गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल तो आ गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बोला जा रहा है कब मिलेंगे, मतलब समय पूछा जा रहा है। ठीक है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। अब दूरी इसमें दिया होना चाहिए, जी हाँ दिया है, 160 किलोमीटर दिया है, मतलब ये चीज दिया है 160 किलोमीटर। अब दूरी 160 किलोमीटर है, चाल है 80 किलोमीटर, तो कितना लगेगा, 2 घंटा लगा। मतलब पहले ये जब निकले थे एक साथ तो 8:10 पे निकले थे, तो 2 घंटा और लगा है, तो कितना हो जाएगा, 10:10, 10:10 पूर्वाह्न। ए विकल्प आपका सही उत्तर है। तो याद रखिएगा, सापेक्ष चाल निकालना यदि आपको आता है तो आप आसानी से चीज़ों को कर सकते हो। ठीक है, यदि दोनों एक ही दिशा में मूव कर रहे हैं तो सापेक्ष चाल जो निकलती है वो घट जाती है। एक ही दिशा का मतलब ए वाला भी इसी तरफ जा रहा है, बी वाला भी इसी तरफ जा रहा है, तो सापेक्ष चाल घट जाएगी। जब एक ही विपरीत दिशा में, मतलब एक पूरब आ रहा है एक पश्चिम, तो यहाँ पे सापेक्ष चाल जुड़ जाती है। तो सापेक्ष चाल निकालना यदि आपको आता है तो आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों का आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, ये भी इसी तरह का प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत है। क्या बोला जा रहा है इसमें, इसमें बोला जा रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हुए चोर का पीछा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता हुआ पुलिस वाला कर रहा है। यदि चोर और पुलिस वाले के बीच 100 मीटर का डिस्टेंस है तो चोर को पकड़ने में पुलिस वालों को कितना समय लगेगा। मान लो ए विकल्प पर पुलिस वाला है ए स्थान पे, बी स्थान पे चोर है। चोर भी भाग रहा है, पुलिस वाला उसके पीछे लगा हुआ है। पुलिस वाले की जो चाल है वो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से एक चीज़ तो स्पष्ट हो जा रहा है, क्योंकि पुलिस की चाल ज़्यादा है, मतलब कहीं ना कहीं तो चोर को पकड़ ही लेगा। यहाँ पे फिर आपको बताया गया है दोनों के बीच की जो दूरी है वो 100 मीटर है, मतलब अभी 100 मीटर पुलिस वाले से चोर जो है वो आगे है। तो चोर को पुलिस वाला कब पकड़ पाएगा, जब ये 100 मीटर की जो ये दूरी है इसको कवर कर पाएगा। कहने का मतलब है अब आपको यहाँ पे ये निकालना है कि ये जो 100 मीटर की दूरी है, जो 100 मीटर का गैप है, क्योंकि अब दोनों चल रहे हैं, बीच में सिर्फ 100 मीटर का गैप है, ये 100 मीटर का गैप कब खत्म होगा, कब खत्म होगा मतलब समय। ठीक है, समय की बात आ गई। अब समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। ठीक है, दूरी यहाँ पे आपको पता है दी हुई है कितना, 100। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 100 है। चाल क्या हो जाएगी, अभी मैंने बताया सापेक्ष चाल, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो सापेक्ष चाल यहाँ पे घट जाएगी। 10 - 8 बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 100/2 आपका आ गया। अब आप हल कर लो, अब जो भी आपका आएगा वो आपका उत्तर हो गया, क्योंकि सारी चीजें किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई हैं। तो यहां से यदि आप देखोगे तो समय बराबर दूरी बटा चाल। अब समय बराबर दूरी बटा चाल, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इस तरह की गलतियां हम लोग करते हैं। क्या यहाँ पे ये क्या था, मीटर में था, बाकी सारी यूनिट यदि हम देखें तो किलोमीटर में है, तो मीटर को जो है ये किलोमीटर में आपको बदलना पड़ेगा। जब मीटर को आप किलोमीटर में बदलोगे, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि इसको आप सेकंड में बदल लीजिए। ठीक है, तो सेकंड में बदलने के लिए इसको आपको 60 से गुणा करना पड़ेगा। यदि आप इसको किलोमीटर में बदल लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब है किसी एक यूनिट में रखना पड़ेगा। तो आपको पता है मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देना पड़ता है, आपने दे दिया 1000 से भाग। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 1/2 × 10। ठीक है, ये आपका आ गया। अब क्योंकि ये जो चीज़ आया है ये घंटे में आया है, ठीक है, 1/20 घंटा आया है। अब इसको यदि हम मिनट में बदल दें तो 60 से गुणा कर देते हैं, तो कितना आ गया, 3 मिनट। तो 3 मिनट इसका सही उत्तर है। कहने का मतलब है इस प्रश्न में कुछ नहीं था, सिर्फ हमें समझने की जरूरत थी चोर और पुलिस वाले के बीच में दूरी कितनी है। चोर और पुलिस वाले के बीच की जो दूरी थी उसको हमने पकड़ा, उसको हमने कैच किया और हमने देखा कि इनके बीच की दूरी 100 मीटर थी। क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, सापेक्ष चाल घट जाएगी जो निकल के आएगी। तो अब इसी जो 100 मीटर का गैप है, इसी को जब भी पुलिस वाला कवर कर लेगा तुरंत चोर को कलर पकड़ लेगा। तो कहने का मतलब है ये 100 मीटर चलने में, ये 100 मीटर को कवर करने में पुलिस वाले को कितना समय लगेगा, वही हमें निकालना था। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। इसको बताएं। श्री कुमार अपने कार्यालय पर, ध्यान से पढ़ना है, इसके बाद इसको जवाब देना है। श्री कुमार अपने कार्यालय पर 48 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से गाड़ी चलाकर जाते हैं। पहली 60%, यहाँ पे 60% है, पहली 60% दूरी तय करने में शेष दूरी को तय करने में लगने वाले समय की अपेक्षा 10 मिनट ज़्यादा लगता है। उनका कार्यस्थल कितना दूर है? ठीक है, अब देखो ये प्रश्न, ये भी बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सिर्फ 2 बार पढ़ने की ज़रूरत है। बार बार कहता हूँ, जो आपको ना समझ में आए, जो प्रश्न आपको ना समझ में आए उसको 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, क्योंकि अभी परीक्षा आप नहीं दे रहे हो, अभी सिर्फ आपको समझना है, तो आप आसानी से जवाब दे सकते हो। ठीक है, अब हमने मान लिया कि इनके जो कार्यस्थल की दूरी है वो है x किलोमीटर। ठीक है, कार्यस्थल की कुल दूरी जो है वो है x किलोमीटर। ठीक है, कार्यस्थल की दूरी हो गई x किलोमीटर। अब यहाँ पे औसत चाल कितना दिया है? 48 किलोमीटर, मतलब औसत चाल दे दिया है, औसत चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको क्या करना है? एक तो आपको निकालना है कि 60% जो दूरी है इसको तय करने में कितना समय लग रहा है। दूसरा आपको निकालना है अगली बची 40% दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है। यदि आप निकाल लेते हो तो इसके बाद आपका आंसर हो जाएगा। कैसे? देखो, पहले 60% की दूरी तय करने में लगा समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है? x का 60%, क्योंकि कुल दूरी x है, इसका 60%, तो 60x बटा 100, ये तो हो गए दूरी। दूरी बटा चाल, चाल कितनी है? बटे 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ से आ गया। अब इसको कट कर दो तो ये आपका आ गया 6 8 48, मतलब x बटे 80। ठीक है, दूसरा जब आप आगे इसमें देखोगे, दूसरा जब आप इसमें देखोगे शेष 40% के लिए, तो वहां भी समय क्या लगेगा? समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी है आपकी 40x बटा 100, चाल कितनी है? सेम है 48। यहाँ भी आप काट दोगे तो वो चीज़ें आपकी कट के आ जाएंगी। यहाँ पे 4 से 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 12 चौके 48, यहाँ पे आ गया x बटे 120। ठीक है, 2 समय यहाँ पे निकल के आ गए, एक समय हो गया x बटे 80, एक हो गया x बटे 120। अब क्या बोला जा रहा है कि जो पहला 60% कवर किया है उसमें 60% दूरी तय करने में शेष दूरी को तय करने के लगे समय की अपेक्षा 10 मिनट ज़्यादा लगता है। कहा जा रहा है कि ये जो दूरी है 40%, इसमें 10 मिनट कम समय लगा है। किससे? इससे, पहले वाले समय से। ठीक है, मतलब पहला जो 60% चला है उसमें 10 मिनट ज़्यादा समय लगा है। किससे? दूसरे 40%। 10 किसमें जोड़ना पड़ेगा जब आप बराबर करोगे? क्योंकि इसमें कम लग रहा है ना, मतलब बराबर प्लस 10 इसमें करना पड़ेगा। तो अब आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा x बटे 80 बराबर x बटे 120 प्लस 10 मिनट बराबर 10 बटा 60, क्योंकि सारी चीज़ें किलोमीटर प्रति घंटे में हैं तो इसको तुरंत हमने घंटे में बदल दिया। अब यहाँ पे कैलकुलेशन आप कर लो। सबसे पहले एक 0 हर जगह है, हर में कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, नहीं काटते हो कोई बात नहीं। ये हो गया x बराबर x बाई 180 माइनस x बाई 120 इक्वल टू 1/6। ठीक है, अब यहाँ से यदि आप देखोगे तो ये आ गया 40 से 120 में से घट गया ये 40x बटे 120 गुणे 80 बराबर 1/6। यहाँ से आप काट दोगे तो 4 दूने 8, x बराबर यहाँ से यदि हम देखें तो 6 दूने 12 20, x बराबर आ गया 40। ठीक है, तो आप इस तरह से निकाल सकते हो 40 किलोमीटर। कहने का मतलब है सिर्फ प्रश्न समझने की ज़रूरत है कि क्या पूछा जा रहा है। यदि आप उसको समझ जाते हो तो निश्चित रूप से आप आसानी से जवाब दे सकते हो। ठीक है, यदि किसी को नहीं समझ में आया है फिर से बोलेंगे, फिर से बताऊंगा। अंतिम प्रश्न है, इसको आपको हल करके लेके आना है, हल करके इसका उत्तर बताना है क्या होगा। कमेंट बॉक्स में बताना है, सभी को अनिवार्य है, सभी के लिए। ठीक है, तो यहीं पर अपनी चर्चा को विराम देते हैं। अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट कर दीजिएगा। कोई कमी है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।